हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों को आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ भी होगा वहाँ लाजवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत गजब मस्त बस तंदुरुस्त होगा और अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो आज के वीडियो जो है अपना लास्ट टॉपिक कवरेज होगा फर्स्ट चैप्टर का, जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर। मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर का आज लास्ट वीडियो टॉपिक कवरेज होगा। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल या इसी वीडियो में करा के कंप्लीट करते हैं। तो आज जो चीज़ है, वैसे तो एक तरह से चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन आज हम लोग मिसलिनियस चीज़ को देखेंगे। 2-3 चीज़ मिसलिनियस चीज़ें हैं जो हम लोग बिना पढ़े भी सॉल्व कर सकते हैं। जितना पढ़े उसका ध्यान रखते हुए ये सब चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है और कुछ अच्छा चीज़ है, इसीलिए हम ये अलग से डिस्कस कर ले रहे हैं। तो सबसे पहला जो आज का टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। हो सकता है स्कूल वगैरह में या जहाँ भी तुम लोग पढ़ रहे हो ये सब स्किप करा दिया जाता हो, लेकिन है इंटरेस्टिंग चीज़, इसीलिए बता दे रहे हैं। गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। तो गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर का ये कहना है कि जब कभी भी कोई भी बॉडी फ्री फॉल करेगा, जैसे हम इसको समझाने का कुछ इस तरीके से कोशिश करें कि जैसे मान लो यहाँ से कोई बॉडी है, मान लो ये अपने पास एक बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग पे ये कोई खड़ा है, ठीक है, और ये तुम खड़ा है, तुम ना तो मत खड़ा हो, चलो इसको बोल देते हैं छोटा चेतन है, ठीक है, छोटा चेतन है। और यहाँ पे है अपने पास परम सुंदरी एक है और एक है अपने पास गेंदाविया। ये है परम सुंदरी और ये है गेंदाविया, ठीक है। अब परम सुंदरी और गेंदाविया को एक साथ देख के छोटा चेतन के दिल में इतना दुख दर्द आया है कि वो बिल्डिंग पे चढ़ गया और सोचा बिल्डिंग से अब छलांग ही लगा दे, अब जीने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये छोटा चेतन जब बिल्डिंग से छलांग लगाने जा रहा है तो ये करेगा फ्री फॉल, ठीक है, ये आएगा फ्री फॉल। अब फ्री फॉल कर रहा है तो मान लो यहाँ से यहाँ आने में उसको हम कह देते हैं, एक बात कह देते हैं उसको, यहाँ से यहाँ आने में 10 सेकेंड लगा है टाइम। मतलब यहाँ से जब वो यहाँ मतलब ज़मीन पे फ्लोर पे जब पहुँचा है तो उसको 10 सेकेंड का टाइम लगा है। तो जब वो यहाँ से यहाँ गिरा होगा तो जब स्टार्टिंग का टाइम हम लेंगे 0, उस समय वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा 0। मतलब हम ये टाइम के बारे में बात करें कि जब हम टाइम लिए हैं 0 तो उस समय जो उसका डिस्टेंस ट्रैवल है, डिस्टेंस क्या हो जाता है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन जब फ्री फॉल करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, एस इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि डाउन नीचे आ रहा है, कल ही बताए थे। एक्सिस अगर हम लोग बात करें तो ऊपर वाला एक्सिस पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव लेते हैं, नीचे आ रहा है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यू टी इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं है तो ये वाला पार्टी हर बार क्या आएगा 0। तो कुल मिलाकर जो डिस्टेंस ट्रैवल आएगा वो हर बार क्या आएगा, माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। मतलब जी कॉन्स्टेंट है, केवल डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पे। तो जब हम टाइम 0 लिए हैं तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 0, लेकिन टाइम कुछ हो जाए, कुछ कहने का मतलब हम क्या ले लें, टी ले लें। मतलब हम इसको देखो नंबर नहीं लेंगे, 1 2 3 4 नहीं लेंगे, 1 टी लेते हैं, 1 टी ले लें तो हम केवल टी बोल देंगे। तो जब टाइम टी लेंगे तो जो डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। वैसे अगर टाइम 2t हो जाएगा, मतलब कुछ टाइम, जैसे देखो टाइम इंटरवल एक एक करके हम बढ़ा रहे हैं, इक्वल टाइम इंटरवल लेना आपने को, टाइम इंटरवल में कोई खेल नहीं करना, इक्वल टाइम इंटरवल लेना है। तो कहने का मतलब जब टाइम 0 था तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया था, लेकिन जैसे टाइम से जैसे छलांग लगाए, जैसे हम टाइम शुरू किए तो 1t हुआ होगा, 2t हुआ होगा, 3t हुआ होगा, 4t हुआ होगा, 5t 6t 7t, ऐसे करके इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। अब इस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कुछ ना कुछ वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ना, ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर का ये कहना है कि हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में वो अगर जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, सबसे पहले तो ये कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। कहने का मतलब क्या है कि हर सेकंड वेलोसिटी में कुछ ना कुछ इंक्रीज आ रहा होगा। तो हर सेकंड अगर वेलोसिटी में कुछ ना कुछ इंक्रीज आ रहा होगा तो जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो भी हर बार बढ़ रहा होगा। तो गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर का ये कहना है कि किसी भी चीज़ को अगर हम फ्री फॉल कराते हैं और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में उसका जो डिस्टेंस होगा वो इंक्रीज़ करेगा, और वो इस तरीके से इंक्रीज़ करेगा कि जब हम उसका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो जो आएगा ऑड नंबर आएगा, और वो स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से स्टार्ट होगा। कहानी समझ में आया गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर का कहानी क्या था। कहानी ये था, एक और बार बता दे रहे कि जब कभी भी कोई भी बॉडी फ्री फॉल करेगा तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, अगर उसका हम रेशियो निकालेंगे तो वो ऑड नंबर आएगा। और वो ऑड नंबर कहाँ से शुरू होगा, 1 से 3 से 5, मतलब शुरू होगा 1 से और जाएगा कैसे 1 3 5 7 9 डॉट 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 ऐसे करके। समझ आए बात, ये है गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। तो गैलीलियो ये बताए थे इसीलिए इनको गैलीलियो के नाम पे दे दिया गया। तो डेफिनेशन हम नहीं लिखवा रहे हैं, हम सीधा मैथमेटिकल अप्रोच बता रहे हैं। डेफिनेशन तो ये जगह जो हम बोल रहे हैं बार बार कि कोई भी बॉडी अगर फ्री फॉल करेगा तो वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है अगर हम उसका रेशियो निकालेंगे तो वो स्टार्ट होगा यूनिटी से
और ऑड नंबर में रहेगा। यही गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर का कहना था। अब हम ये चीज़ तुमको एक टेबल में बताना चाह रहे हैं कि भाई एक टेबल हम बना दें, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले लेंगे टाइम इंटरवल, ठीक, हाँ ऊपर नहीं जाना है। फिर दूसरा कॉलम भी ग्रीन से ही बना देते हैं। दूसरा हम ले लेंगे भाई वो क्या डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तीसरा हम ले लेंगे उस डिस्टेंस को आसान तरीके से लिखने के लिए उसको रिप्लेस कर देंगे। जैसे डिस्टेंस आ रहा था हाफ GT स्क्वायर ना, तो तीसरे वाले में उसको रिप्लेस कर देंगे। चौथे वाले में हम लोग सक्सेसिव डिस्टेंस निकालेंगे। अब पांचवें वाले में हम लोग रेशियो निकालेंगे, जो अपने काम का चीज़ होगा। पांचवें वाले में हम लोग रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो अब इसको हेडिंग डाल दे, क्या क्या है अपने पास। तो सबसे पहले रहेगा अपने पास टाइम इंटरवल। तो टाइम क्या लेंगे, T लेंगे, 2T लेंगे। पहले 0 से शुरू करते हैं। टाइम हम 0 लेंगे, सबसे पहले टाइम हम 0 लेंगे, फिर T लेंगे, फिर 2T लेंगे, फिर 3T लेंगे, 4T लेंगे, 5T तक बनाते हैं, ठीक है। जब टाइम इंटरवल 0 है तो उस केस में जो डिस्टेंस ट्रैवल आएगा, डिस्टेंस हम लिख देते हैं, तो डिस्टेंस लिख देते हैं पर्पल वाले से। भाई कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा, तो डिस्टेंस s ट्रैवल करा होगा। s का फॉर्मूला क्या होता है, -12 GT स्क्वायर। अब T की जगह पे वैल्यू पुट करना है, तो T की जगह जब 0 रखेंगे तो डिस्टेंस कितना जगह 0। T की जगह पे जब T रखेंगे तो कितना जगह -12 G कैपिटल T स्क्वायर, ठीक है। फिर 2T रखेंगे तो -12 G 4T स्क्वायर, ठीक है। 3T रखेंगे तो -12 G 9T स्क्वायर, ठीक है। 4 रखेंगे तो 16 आने लगेगा, -12 16T स्क्वायर -12 G 25T स्क्वायर। देखो अभी हम किसी को कट नहीं किया, बस वैल्यू पुट करके रखें, ये हो गया ऐसे। अब हम क्या बोलेंगे, ये जो -12 GT स्क्वायर है इसको हम रिप्लेस करेंगे x से। -12 GT स्क्वायर कैपिटल वाला T, ठीक है। यहाँ स्मॉल था, हम कैपिटल T जो हर बार दिख रहा अपने को -12 GT स्क्वायर, उसको हम x से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ तो कुछ आना नहीं है, यहाँ तो 0 ही रहना है। लेकिन ये जो -12 GT स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। ये क्या है अपने पास 4x है। देखो एक बार ध्यान से, ये x है, इसको अगर हम देखेंगे तो भाई 4 आगे चला जाएगा तो -12 GT स्क्वायर को क्या लिखेंगे 4x। यहाँ पे वही चीज़ क्या आ जाएगा 9x, यहाँ पे वही चीज़ क्या आ जाएगा 16x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 25x, ठीक है। पेन का कलर बदल देना चाहिए था क्या हमको, चलो अब लिख दिए तो कोई बात नहीं, दूसरे में पेन का कलर बदल देते हैं। अब हम लोग निकालेंगे सक्सेसिव डिस्टेंस। तो सक्सेसिव डिस्टेंस क्या आएगा, सक्सेसिव कैसे निकलता है, पिछले वाले से माइनस करके। बड़ा था तो नीचे वाले से ऊपर वाले को ही माइनस करेंगे ना भाई पहले। तो नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करेंगे, x पेन x फिर x, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 5x, इन दोनों का डिफरेंस 7x, इन दोनों का डिफरेंस 9x, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस निकाले, मतलब ऊपर नीचे वाले से डिफरेंस निकाल रहे हैं हम लोग, ऊपर नीचे वाले से डिफरेंस निकाल रहे हैं। अब इसी को रेशियो में लिखा जाएगा, तो रेशियो में क्या आएगा, तो रेशियो में भाई क्या आ जाएगा, तो x हट जाएगा, तो 1 3 5 7 9। और यही कहना था गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर का, कि जब कभी भी हम लोग किसी भी बॉडी को फ्री फॉल कराएंगे तो वो जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो वो डिस्टेंस ट्रैवल ये है, उसको अगर हम लोग सक्सेसिव डिस्टेंस मतलब हर एक इंटरवल का डिस्टेंस निकालेंगे और उसका सिंपल रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो किस में आएगा, ऑड नंबर में आएगा। यही उनका कहना था गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर का। उम्मीद करते हैं समझ आए। जैसे देखो ये हम लोग कर सकते थे, हम लोग भाई इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं, तो हम लोग वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते थे, जरूरी नहीं था अलग से पढ़ना है इसको, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है इसलिए हम बता दिए। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, तब तक इसको साफ करते हैं। अब अगला टॉपिक है अपना रिएक्शन टाइम। फिर से वही बात, ये जो रिएक्शन टाइम है इसको भी हम लोग बिना यहाँ जाने फिर भी सॉल्व कर सकते थे। अब देखो रिएक्शन टाइम होता क्या है, तो रिएक्शन टाइम कहने का ये मतलब हो गया कि जब कभी भी किसी भी चीज़ को देखें हम लोग और एक्ट कर रहे हैं, देखें और एक्ट करने में जो समय लगा है उसी को रिएक्शन टाइम बोलते हैं। जैसे मान लो मेरे हाथ में ये पेन है, हम इसको छोड़ दिए, तो जब छोड़ेंगे तो ये तो गिरी गई है सच में। जैसे ये पेन है मेरे पास, इसको छोड़ के इसको हम पकड़ लें, देखो क्या हुआ, छोड़े पकड़ लिए, तो हो क्या रहा है कि जब हम इसको छोड़ रहे हैं
तो हमको मालूम है कि कब हम इसको छोड़ रहे हैं, कितना टाइम लगेगा मेरे दूसरे हाथ तक पहुंचने में, तो हम पकड़ ले रहे हैं। लेकिन यही वाला एग्जांपल तुम लोग अलग अलग वीडियो में या कहीं ना कहीं स्कूल वगैरह में देखा होगा कि टीचर बुला लेते हैं किसी को और अपने हाथ में पेन स्केल कुछ पकड़े रहते हैं और दूसरे को बोलते हैं कि भाई तुमको इसको पकड़ना है। तो पकड़ने के लिए ये जो करना पड़ रहा है, इसे झपट्टा नहीं मारना है, बस पकड़ना है। ये जो पकड़ना पड़ रहा है तो जितना समय लग रहा है इसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। अब देखो पकड़ने के क्या क्या हो सकता है, जैसे एक हो गया पकड़ने का तरीका ये, पेन इतना आगे ट्रैवल कर गया, ठीक है। एक हो गया पकड़ने का तरीका ये कि पेन और आगे ट्रैवल कर गया। एक हो गया पकड़ने का तरीका ये, दूसरा दिखा रहे ये, पेन आगे निकला ही नहीं, पेन ऊपर ही रह गया पूरा। तो ये जो अलग अलग हम समय ले रहे हैं कि पहले क्या हो, सबसे पहला सिचुएशन कुछ ऐसा आया, दूसरा सिचुएशन कुछ ऐसा आया, तीसरा सिचुएशन कुछ ऐसा आया। तो हर सिचुएशन में क्या हुआ, मेरा रिएक्शन टाइम अलग अलग है। क्यों? क्योंकि भाई जब ये रिलीज़ किया गया है और हम इसको यहीं पकड़ लिए तो हम बहुत जल्दी एक्ट कर दिए। जब ये रिलीज़ किया गया हम इसको ऐसे पकड़े हैं तो हम बहुत लेट रिएक्ट किए हैं। जब इसको रिलीज़ किया गया हम ऐसे पकड़े हैं तो भी मेरा रिएक्शन टाइम अलग है। तो रिएक्शन टाइम कहने का मतलब कुल मिला के सिंपल ये हो गया, जब कभी भी कोई भी एक्शन हो रहा है और उसके बाद हम रिएक्ट करने में जो समय लगा रहे हैं उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं सिंपल। वैसा समय मतलब इसका डेफिनेशन आप बता रहे, डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, वैसा टाइम, द टाइम जिसमें कोई आदमी सोचता है और एक्शन लेने में जो टाइम लगाता है उसी को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। किसी चीज़ को देखा, सोचा और फिर एक्ट किया। देखना, थिंक, मतलब सबसे पहले तो ऑब्जर्व होगा, फिर थिंक होगा, फिर एक्ट होगा। किसी चीज़ को देखना, उसके बाद सोचना, फिर एक्ट करने में जो टाइम लगता है किसी सिचुएशन में उसी को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। द टाइम इन विच द पर्सन ऑब्जर्व, एक्ट, ऑब्जर्व के बाद क्या होगा, देखेगा, सोचेगा, ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन इज नोन एज रिएक्शन टाइम। अब दिया कैसे जाएगा, फॉर्मूला क्या होगा रिएक्शन टाइम का वो हम बता रहे हैं। तो देखो फॉर्मूला अभी जो भी हम एग्जांपल देखे वो क्या था, फ्री फॉल के लिए था। ये भी हम फ्री फॉल के लिए एग्जांपल बनाए हैं। जो हम पेन छोड़ रहे हैं तो ये भी तो फ्री फॉल कर रहा है ना, हम पकड़ रहे हैं तो पकड़ने में रिएक्शन टाइम। तो ये भी बात हम लोग फ्री फॉल के लिए करेंगे। तो अगर फ्री फॉल के लिए बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी तो भाई स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो u का वेलोसिटी हो जाएगा ज़ीरो। तो उस हिसाब से s इज इक्वल्स टू ज़ीरो माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। अपोजिशन की तरह डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है तो ये भी क्या लगा देंगे, यहाँ भी हम लगा देंगे माइनस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ, एक्स एक्सिस अपना नीचे नेगेटिव होता है तो माइनस से माइनस कैंसिल। कुल मिला के अगले स्टेप में आएगा x। अब यहाँ से हमको t निकालना है तो t निकालने के लिए 2s अपॉन में g और ये आ गया अंडर। तो ये जो फार्मूला आया है यही है अपना रिएक्शन टाइम का फार्मूला। कब कोई बॉडी जब फ्री फॉल करेगा तब, याद रखना कंडीशन। अब देखो अब हम गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, और मेरे सामने अचानक कोई बच्चा या कोई भी चीज़ अचानक आ गया, उस समय जब हम ब्रेक मार रहे हैं तो वो भी रिएक्शन टाइम है कि हम किसी चीज़ को देखें। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, अचानक मेरे सामने कोई आ गया तो हम पहले ऑब्जर्व किए, फिर सोचे कि भाई ब्रेक मारना चाहिए, उड़ा देना चाहिए इसको, तो हम सोचे ब्रेक मारना चाहिए तो ब्रेक मारे। ब्रेक मारने में जो समय मतलब सोचे और एक्ट करने में जो समय लगा, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन टाइम। तो जब हम लोग फ्लोर पे चल रहे हैं, मतलब जब गाड़ी मोशन कर रहा है, तो फिर ये फार्मूला हो सकता है यही लगाए। फार्मूला देखो, जब गाड़ी चल रहा है तो चीज़ों को समझो कैसे सॉल्व करना है। जब गाड़ी चल रहा है तो उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक, उस समय u ज़ीरो नहीं है। लेकिन जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसको हम पकड़ के रखे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं है इसके पास, हम इसको छोड़ रहे फ्री फॉल करा रहे हैं। लेकिन जब कोई गाड़ी मोशन करेगा तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी होगा, फिर उन चीज़ों को देख रहा है और ब्रेक मार रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो रिटार्ड तो कर रहा है तो एक्सेलरेशन माइनस में तो होगा, लेकिन उस केस में रिएक्शन टाइम कुछ और आएगा फार्मूला। तो रट के हर जगह यही नहीं लगा देना, सिचुएशन देखना। ये जो हम लोग निकाले हैं फ्री फॉल के लिए निकाले हैं, कोई गाड़ी चला रहा है अचानक ब्रेक मारेगा तो वो अलग कहानी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गया रिएक्शन टाइम का। अब चलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में डील कर लेते हैं। यहीं पे बता देते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस, पेन का कलर बस बदल देते हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस वही हो गया जो अभी हम बात किए। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कि मान लो जब कोई गाड़ी चला रहा है और किसी चीज़ को देखा, तुझे देखा तो ये जाना जन्म प्यार होता है दीवाना जन्म, वही वाला कहानी है स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो मान लो हम गाड़ी चला रहे हो, किसी चीज़ को देखें, किसी चीज़ को जब हम ब्रेक मार रहे हैं तो गाड़ी वहीं तो नहीं रुक जाएगा, थोड़ा आगे जाता है गाड़ी रुकने में। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा, ब्रेक मारने के बाद वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्योंकि भाई हम तो ब्रेक मार दिया, हम तो ये सोच के ब्रेक मारे गाड़ी वहीं रुक जाएगा। लेकिन जो गाड़ी आगे जा रहा है तो उसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या होगा, द डिस्टेंस ट्रैवल बाई व्हीकल बिफोर स्टॉपिंग,
यही हो जाएगा। अब हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं फार्मूला क्या आएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस का। तो फार्मूला निकालने के लिए हम पेन का कलर ले लेंगे ये, और इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे ये। क्यों? क्योंकि इस बार कुछ ना कुछ उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल ज़ीरो हो जा रहा है, क्योंकि हम उस गाड़ी को रोक रहे हैं। तो गाड़ी को रोक रहे हैं तो फाइनल जीरो हो जा रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी अपने पास। गाड़ी मूव कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी भी है अपने पास। एक्सेलरेशन कम कर रहे हैं हम उसका, तो माइनस में एक्सेलरेशन है, और पोजीशन तो निकालना है, तो इसीलिए हम ये फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। अब यहाँ पे v क्या है अपने पास? तो v है अपने पास 0, क्योंकि गाड़ी रुक जा रहा है फाइनली। u कुछ ना कुछ था उसके पास माइनस ऑफ 2as, 2as को इधर ले आए तो 2as u स्क्वायर। हमको क्या निकालना है? s निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा? u स्क्वायर अपॉन में 2a। तो अगर कोई भी बॉडी ब्रेक, मतलब कोई गाड़ी वाड़ी ब्रेक मार रहा है और ब्रेक मारने के बाद जो वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, वो फार्मूला क्या हो जाएगा? u स्क्वायर अपॉन में 2a। अब देखो इतना फार्मूला याद नहीं हो पाएगा, लेकिन हम बता रहे हैं कैसे सिचुएशन में कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करना है और कैसे उसको ले आ सकते हैं। फार्मूला अगर याद हो जा रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं है भाई, मालूम होना चाहिए कौन सा इक्वेशन से फार्मूला आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस भी समझ आएगा। अब इसको साफ करके अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड। nth सेकंड कहने का मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम का हमको डिस्टेंस निकालना। मतलब हम बोल दें कि भाई 10वें सेकंड पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 20वें सेकंड पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 100वें सेकंड पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगर ये हमको निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा? तो तुम लोग को AP याद होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th में अभी ताज़ा पढ़ के आया है तुम लोग। AP में अगर हम बोल दें कि 10वां टर्म क्या होगा, 11वां टर्म क्या होगा, ऐसे कोई एक रैंडम टर्म निकालना होता था, तो हम क्या करते थे? Sn माइनस Sn-1। कहने का मतलब क्या कि S10, मतलब ये सम के लिए बात हो रहा है, S मतलब यहाँ पे सम है, S10 माइनस S9। अगर हमको निकालना 10वां टर्म क्या है, तो 10वां टर्म अगर निकालना होता है कि भाई 10वां टर्म क्या है, तो पूरा हम 10 टर्म का सम किए, पूरे 10 टर्म का सम है अपने पास, और पूरे 9 टर्म का सम, इस 9 टर्म को माइनस कर दिए। तो पूरे 10 टर्म में से इस पूरे 9 टर्म को माइनस कर देंगे तो भाई 10वां ही टर्म तो बचेगा। तो अगर हमको A10 निकालना होता था, कहने का मतलब AN निकालना होता था, तो AN निकालने के लिए फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करते थे? Sn माइनस Sn-1, या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता था, AN निकालने के लिए Sn+1 माइनस Sn। एक ही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं दोनों में। इन दोनों में बात कर ले, जैसे मान लो n की जगह पे 9 रखो, ये 9 होगा तो ये 8 आएगा, यहाँ पे 9 रखो 9 होगा 10 होगा, मतलब पहले वाला टर्म बड़ा होना चाहिए, बाद वाला टर्म छोटा होना चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड। अब ये कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो भाई अगर हम पूरे, मान लो हम बोल दें 10वें सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हम पूरे 10 सेकंड तक का डिस्टेंस निकाल लें, पूरे 10 सेकंड तक का डिस्टेंस, और उसके बाद 9 सेकंड तक का डिस्टेंस उसमें से माइनस कर दें। समझ आए बात? पूरे 10 सेकंड तक का डिस्टेंस निकालिए और उसमें से 9 सेकंड तक का डिस्टेंस माइनस कर देंगे, तो केवल 10 सेकंड का डिस्टेंस आएगा कि नहीं, केवल 10th सेकंड का। समझ आया? यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ इस्तेमाल होगा, AP वाला कॉन्सेप्ट। ये जो AP वाला कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे और फाइंड करेंगे कि भाई किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर अपने को डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो हर बार हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे तो हर बार सॉल्व करके आंसर निकाल देते हैं, तो हर बार सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ AP, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ AP, डेट इज ये वाला। तो क्या देखने को मिलेगा? हमको निकालना डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड, तो हमको Sn ही एक तरह से निकालना है। तो हम लिखेंगे क्या? Sn, S यहाँ अब क्या है? ये S अपना डिस्टेंस है और n क्या है? टाइम बताएगा, ठीक है? माइनस Sn-1। बात समझ में आया? पूरा 10 सेकंड तक का डिस्टेंस और ये 9 सेकंड का डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो 10वें सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा। Sn के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? तो फार्मूला, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला, n के जगह पे टाइम लिखना, तो डिस्टेंस का फार्मूला ut होता है, लेकिन t की जगह पे क्या लिखेंगे? n लिखेंगे, क्योंकि टाइम को हम क्या ले रहे हैं? n ले रहे हैं। तो un प्लस हाफ a n स्क्वायर। समझ आए बात? कोई दिक्कत? माइनस Sn-1 un-1 प्लस हाफ an-1 का होल स्क्वायर। ये भी समझ आना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिख रहे हैं और t की जगह पे n रख रहे हैं, ठीक? उसके बाद इस्तेमाल करेंगे un, ब्रैकेट हटाएंगे, हाफ an स्क्वायर माइनस un माइनस u प्लस हाफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, फिर un
प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ऑफ यू एन प्लस ऑफ यू माइनस ऑफ हाफ एन स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ एन प्लस ऑफ एन। ठीक है, ये आएगा। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो यू एन से यू एन कैंसिल हो गया और कुछ, अच्छा ए भी तो है यार, ये ए है तो ये भी मल्टीप्लाई हुआ तो हाफ ए स्क्वायर, यहाँ भी तो ए है ना, ए एन फिर एन है, और कुछ कैंसिल, ये कैंसिल होगा, हाफ ए स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का, बचेगा कुल मिला के क्या, तो पेन का कलर चेंज करके लिख देते हैं जो बचेगा अपने पास। तो जो बचेगा वो बचेगा u फिर माइनस ऑफ हाफ ए एन प्लस ऑफ ए एन। तो ये जो फॉर्मूला आया अपने पास क्या आया, u माइनस ऑफ हाफ ए एन प्लस ऑफ ए एन। अब इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, तो कॉमन तो ले सकते हैं, a/2 अगर कॉमन ले लें हम, a/2 कुल मिला के क्या बचेगा अपने पास, यहाँ बचेगा n, यहाँ बचेगा माइनस ऑफ, कुछ गड़बड़ जा रहा है क्या अच्छा यहाँ 2 छोड़ दिए, क्या कर रहा है यार राहुल, नहीं 2 कहाँ छोड़ दिया, मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल, केवल n बचेगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक तो है कुछ फॉर्मूला हमको ये थोड़ा अजीब लग रहा है, इसीलिए हमको एक बार रीचेक करना पड़ रहा है। इवन होगा माइनस ऑफ यू होगा प्लस ऑफ हाफ ए एन स्क्वायर बी स्क्वायर 2 ए भी, ठीक है, ब्रैकेट हटेगा तो यू एन, ये कॉपी पेस्ट हुआ, माइनस ऑफ यू एन आया प्लस ऑफ यू आया माइनस ऑफ हाफ ए एन स्क्वायर आया माइनस ऑफ हाफ ए, देखो गलती मिल गया ना, यहाँ जब इसको मल्टीप्लाई करें तो केवल ए आएगा ना, वहाँ एन हम क्यों लिखे हैं, हो सकता है तुम लोगों का असर हम पे ज़्यादा ही हो रहा है आजकल, यहाँ केवल ए रहेगा ना, यहाँ केवल ए रहेगा, तो इसीलिए गड़बड़ हो रहा था मामला, ठीक है, इसीलिए रीचेक करना ज़रूरी है भैया, ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं, हम टीचर है तो गलती नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता। तो ये हो गया u, फिर हो गया माइनस ऑफ हाफ ए प्लस ऑफ एन, ये बचा। अब इसमें अगर हम कॉमन लेके लिखना चाहें तो u माइनस ऑफ हाफ ए अगर कॉमन ले ले तो यहाँ केवल बचेगा 1, ठीक है, क्योंकि माइनस तो कॉमन ले लिया, और यहाँ बचेगा n, लेकिन कौन सा n, 2n बचेगा, ताकि मल्टीप्लाई हो, ताकि ये मल्टीप्लाई हो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो n बचेगा। तो कुल मिला के एक जो फॉर्मूला अपने पास आ गया वो क्या आ गया, u माइनस ऑफ हाफ ए ब्रैकेट में 1 माइनस 2n, या फिर इसको अगर ऐसे लिखना चाहे और प्लस में अगर जैसे मान लो प्लस हम कॉमन ले लें, प्लस ऑफ हाफ ए कॉमन ले लें, प्लस ऑफ हाफ ए कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 1 और 2n आगे आ जाएगा, ठीक है, ये भी इंटरचेंज हो जाएगा आपस में, अगर माइनस का कॉमन ले लेंगे तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। तो जैसे जो फार्मूला याद हो सके, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डिस्टेंस ट्रैवल इन एन ए सेकेंड अगर निकालना है तो जो फार्मूला दोनों में से याद हो सके वो याद कर लो और वो अप्लाई कर देना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आज के वीडियो के लास्ट टॉपिक पे हम चलते हैं जिसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 2-3 चीज़ मिसलिनियस चीज़ देखे, अब 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एक तो डिस्टेंस ट्रैवल इन एन ए सेकेंड, अब जो बताने वाले रिलेटिव वेलोसिटी वो, ठीक है, तो इसको रोकते हैं, साफ़ करते हैं। अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी। देखो रिलेटिव क्या होता है, रिश्तेदार मतलब किसी और के बारे में बात होगा, तो यहाँ पे भी जो वेलोसिटी होगा किसी और के वेलोसिटी के बारे में बात होगा। कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग रिलेट करेंगे, एक वेलोसिटी को दूसरे वेलोसिटी से रिलेट कर रहे हैं। अब कैसे रिलेट करते हैं, तो सबसे पहले डेफिनेशन बता देते हैं। वेलोसिटी क्या होता है ये तो मालूम है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है। लेकिन जब हम रिलेटिव वेलोसिटी बात करेंगे तो इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, वही है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो जब एक ऑब्जेक्ट का जब पोजीशन चेंज होगा और किस हिसाब से, टाइम के हिसाब से दूसरे ऑब्जेक्ट के नज़र में, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। और रिलेटिव वेलोसिटी इस्तेमाल कहाँ होता है, जैसे तुम लोग ट्रेन में बैठा होगा, ट्रेन में बैठा ही होगा, या ट्रेन में नहीं बैठा बाइक में तो बैठा ही होगा, ठीक है, बाइक कार किसी चीज़ में बैठा होगा। जब मान लो 2 गाड़ी, 2 चीज़, 2 ट्रेन अगर एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे मान लो ये एक ट्रेन आगे था, एक ट्रेन पीछे था, कुछ ऐसा, ये ऐसे मूव कर रहा है,
ठीक है, मतलब ये भी मूव कर रहा है धीरे धीरे और ये ऐसे मूव कर रहा है, इसको ओवरटेक करता जा रहा है। इस केस में भी हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी अप्लाई करेंगे। दो ट्रेन या दो इक्विपमेंट या दो ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, उस केस में भी रिलेटिव वेलोसिटी इस्तेमाल होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी कहने का क्या मतलब हो गया, एक वेलोसिटी के नज़र में जब दूसरे वेलोसिटी को डील करेंगे तो उस केस को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, क्या ऐसा जरूरी है क्या दोनों ही मोशन करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है तुम खड़े रहो, तुम्हारे सामने से कोई पास करे, तो उस केस में भी हम लोग रिलेटिव कि तुम्हारे नज़र में उसका क्या वेलोसिटी है, या फिर उस गाड़ी में कोई बैठा है तो उसके नज़र में तुम उस व्यक्ति का क्या वेलोसिटी। अब जैसे देखो होता क्या है कि जब हम ट्रेन में बैठे हैं, हम तो रेस्ट में हैं, हम थोड़ी मूव कर रहे हैं, ट्रेन मूव कर रहा है, ट्रेन मूव कर रहा है तो हम मूव कर रहे हैं। जैसे अगर हम ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं तो हम बैठे हैं, मेरे सामने मान लो कोई बैठा हुआ है, तो हम दोनों आपस में एक दूसरे के नज़र में तो रेस्ट में ही है ना, हम दोनों का आपस का रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो। लेकिन अगर हम दोनों को कोई ट्रेन के बाहर से देखेगा और ट्रेन मूव कर रहा है तो उसके नज़र में हम दोनों मूव कर रहे होंगे उसी स्पीड से जिस स्पीड से ट्रेन मूव कर रहा होगा। ठीक, और हम ट्रेन में बैठे हैं, हम अगर उस बाहर वाले को देखेंगे तो भाई वो पीछे की तरफ जा रहा हो, जैसे मान लो मेरा ट्रेन आगे जा रहा है तो वो जो है पीछे की तरफ जा रहा है, तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा मेरे नज़र में। समझ आ रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, एक आदमी के नज़र से वेलोसिटी दूसरे का वेलोसिटी अगर हम बता रहे हैं तो उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। फिलहाल इसको हम लोग सिंपल रखते हैं। सिंपल में हम लोग क्या करेंगे, दो कंडीशन के साथ डील करेंगे। दो कंडीशन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा सेम डायरेक्शन, दूसरा हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन। मतलब कोई दो चीज़, एक हो जाएगा इसमें पार्ट वन हो जाएगा टू ऑब्जेक्ट मूविंग इन सेम डायरेक्शन, टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन। जब हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो कंडीशन है वो अभी हम बता दें। सेम डायरेक्शन कहने का क्या मतलब हो गया कि अपने पास दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का ऑब्जेक्ट का मोशन हम सेम डायरेक्शन में करा दें। तो एक हो गया इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट भी हो गया इसी डायरेक्शन में मूव करता हुआ। ठीक है, ये हो गया। हम देखो ये एरो बड़ा बना है, ये एरो बड़ा छोटा बना है, तो बड़ा छोटा का मतलब क्या हो जाएगा कि जो वेलोसिटी है, तो इसको हम बोल देते हैं ए, ये ऑब्जेक्ट है, इसका वेलोसिटी ए हो गया, ये बी ऑब्जेक्ट है, इसका वेलोसिटी हम बोलते हैं बी। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जब टू ऑब्जेक्ट मूव इन सेम डायरेक्शन देन ये कलम देन रिलेटिव वेलोसिटी। तब रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में। तो अब हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। जैसे देखो हम क्या लिखे, वी ए बी कहने का मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो रिलेटिव वेलोसिटी विल बी डिफरेंस, यहीं पे लिख देते हैं, विल बी डिफरेंस। मतलब दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे और दो ऑब्जेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे तो रिलेटिव वेलोसिटी उन दोनों का डिफरेंस होगा। तो वी ए बी लिखे हैं, तो वी ए बी कहने का मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। और अगर हम बोलते हैं बी ए कहने का मतलब ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, वी ए बी कहने का क्या मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ ए हम बता रहे, किसके नज़र से बता रहे, बी के नज़र से बता रहे। अब वी बी बी कहने का क्या मतलब है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। समझ आए बात, अगर वी ए बी लिखा गया है तो वेलोसिटी है ए का किसके नज़र से, बी के नज़र से। अब वी बी लिखा गया है बी ए, तो वेलोसिटी किसका है, बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए के नज़र से। ये तो एक कंडीशन हो गया। अब मान लो दूसरा कंडीशन हम लोग बात कर लें। दूसरा कंडीशन क्या है अपने पास कि कोई ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करने लगे, टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अगर ये सेम हो गया ना, अपोजिट डायरेक्शन होगा, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, देन relative velocity will be add up। तो रिलेटिव वेलोसिटी उस केस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है अपने पास, कुछ ऐसा मूव कर रहा है, कुछ ये मूव कर गया, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट है अपने पास, दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया ये, और ये मूव कर रहा है कुछ ऐसा, ठीक, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ए।
ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ए, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बी। ये अपने पास बी ऑब्जेक्ट है, ये अपने पास ए ऑब्जेक्ट है। तो इस केस में अगर हम लोग वी ए बी निकालेंगे या फिर वी बी ए निकालेंगे, दोनों में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी, और ये भी होगा वेलोसिटी ऑफ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ ए। मतलब अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम वेलोसिटी को ऐड करेंगे, और अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या वेलोसिटी ऑफ ए बी और वेलोसिटी ऑफ बी ए सेम आएगा? ऐसा एकदम जरूरी नहीं है, क्योंकि हम वेलोसिटी ऑफ ए माइनस बी कर रहे हैं जब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल रहे हैं, और बी माइनस बी ए कर रहे हैं जब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल रहे हैं। यहाँ पे भी वी ए कहने का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और वी बी कहने का क्या मतलब, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो दो ही फार्मूला याद रखना है, या दो ही कंडीशन याद रखना है कि जब सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तो दोनों वेलोसिटी को माइनस करना है, जिस पर रिस्पेक्ट में निकालना वो पहले रहेगा, दूसरा वाला बाद में रहेगा। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना तो दोनों को ऐड करना, तो ऐड करने पे तो सेम ही आता है, कोई बहुत फर्क आएगा नहीं उसमें। तो उम्मीद करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा। अब एक दो ग्राफ भी इस पे रहता है, तो ग्राफ का बहुत खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं, दो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो इसको साफ करके हम ग्राफ ड्रॉ करके इसके समझा देंगे, ठीक है। अब देख लो रिलेटिव वेलोसिटी का 2-3 तो ग्राफ है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ हम बनाए हैं जिससे वेलोसिटी ही निकलता है। वेलोसिटी का अगर 2 लाइन बना दिया मतलब 2 आदमी के वेलोसिटी के बारे में बात हो रहा। तो जैसे सबसे पहले ये सिनेरियो देखो, दोनों सेम लाइन है लेकिन एक अलग अलग पोजीशन पे, ये पोजीशन वाला एक्सिस है, ये टाइम वाला एक्सिस है। तो अगर हम किसी भी रैंडम पॉइंट पे किसी भी रैंडम टाइम पे उसका वेलोसिटी निकालेंगे तो हर बार अपने को वेलोसिटी क्या देखने को मिलेगा, उस पार्टिकल का सेम। जैसे मान लो ये क्या है अपने पास, किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये उसका पोजीशन था, ये पोजीशन चेंज कर रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम पे। वैसे अगर हम निकाल लेंगे इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, मतलब इसके लिए अगर हम लोग वही निकालने जाएंगे तो पोजीशन अपने को मिलेगा किसी पर्टिकुलर टाइम पे। तो यहाँ पे इक्वल वेलोसिटी देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब जो ए पार्टिकल है और जो बी पार्टिकल है वो अपना वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा, वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, इक्वल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब इस केस को बात कर लिया जाए तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे एक जैसे देखो ग्राफ का वेलोसिटी निकलता है कैसे, स्लोप से निकलता है। यहाँ पे स्लोप अगर सेम है तो वेलोसिटी सेम है, यहाँ पे स्लोप सेम नहीं है। हम स्लोप सेम कैसे बोल दें कि अगर मान लो यहाँ पे हम बैठेंगे और लुढ़क के नीचे आना अपने को, तो लुढ़क के अगर नीचे आना है अपने को, तो जिसमें जल्दी तेज़ी से लुढ़क के आ जाएंगे उसका स्लोप चाहते हैं। तो इन दोनों को वही देखो, ये वाला एक्सिस एक है, ये वाला एक्सिस ये है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेंगे ये वाला चीज़, ये वाला जो इसका वेलोसिटी चाहते हैं और इसका वेलोसिटी कम है क्योंकि इसका स्लोप कम है। तो यहाँ पे ये अनइक्वल वेलोसिटीज़ है। ये जो एग्जांपल हो गया अनइक्वल वेलोसिटीज़ का एग्जांपल हो गया, लेकिन दोनों एक दूसरे को कट भी कर रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ मीटिंग। मतलब यहाँ पे वो दोनों मिल रहा होगा, दोनों का वेलोसिटी अलग अलग है, ठीक है। और ये जो चीज़ें मान लो इसको हम बोल दिए ए, इसको हम बोल दिए बी। तो जो ए जो है बी को इस पॉइंट पे कट कर रहा होगा, मतलब इस पोजीशन पे मिल रहा होगा, पोजीशन निकालना होगा, इस पोजीशन पे मिल रहा होगा, और इस टाइम पे जो ए है वो बी से मिल रहा होगा या बी जो है ए से मिल रहा होगा। लेकिन कौन किसको ओवरटेक करता है, भाई बी का स्पीड ज़्यादा है तो बी ओवरटेक कर रहा होगा किसको, ए को ओवरटेक कर रहा होगा। अब ये पोजीशन टाइम ग्राफ देख लो, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो एक का तो नेगेटिव वेलोसिटी हो गया। नेगेटिव वेलोसिटी मतलब हो गया तो अपोजिट हम बोल देंगे कि दोनों का वेलोसिटी आपस में अपोजिट है। तो ये जो एग्जाम्पल आ गया ये किसके लिए आ गया, अपोजिट वेलोसिटी का एग्जांपल है। कहने वाले एक प्लस में होगा तो एक माइनस में होगा, ये इंक्रीज़ करा ये डिक्रीज़ करा, तो दोनों किसी न किसी जगह पे मिले हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है वही है पॉइंट ऑफ मीटिंग है अपना, और ये पोजीशन हो जाएगा, ये उसका टाइम हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग। तो उम्मीद करते हैं ये ग्राफ भी समझ आएगा, ग्राफ रिलेटेड, पोजीशन टाइम ग्राफ रिलेटेड या रिलेटिव वेलोसिटी से क्वेश्चन है अपने पास एनसीईआरटी में इसी तरीके का। तो वो तुम कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो पाएगा। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। बाकी आज का जो वीडियो है उसमें जितना बचा हुआ चीज़ था सब कंप्लीट हो गया। तो एक तरह से मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में जो कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन पे न्यूमेरिकल वगैरह है या फिर ग्राफ रिलेटेड न्यूमेरिकल, रिलेटिव वेलोसिटी पे न्यूमेरिकल होगा उसको कंप्लीट कराने का। तो तब तक थोड़ा मोड़ा पढ़ाई लिखाई अब शुरू कर दो, क्योंकि हो गया जितना मस्ती करना था अब सीरियस हो जाना पड़ेगा। फिर मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।